students, myself Dr. रीता शर्मा, विद्या भवन महिला महाविद्यालय सिवान, जेपी यूनिवर्सिटी। आई होप आप पूरा फोकस पढ़ाई पे कर रहे होंगे और इसका परिणाम भी अच्छा आने वाला है, ये सोचकर कि आप पूरी तरह सेल्यूलिज्म में लग गए होंगे। आज मैं आपको विरोधाश्रित अनुमान ऑपोजिशन इन्फ्रेंस की चर्चा करते हुए दिखूंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने इन्फ्रेंस के दो प्रकार की चर्चा कर चुकी हूँ। पहला अंतरा अनुमान और दूसरा मध्याश्रित अनुमान। आज तीसरा जो है वह विरोधाश्रित अनुमान है। अब इसके बारे में थोड़ा जान लें कि क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विरोधाश्रित अनुमान को परंपरागत विपरीत वर्ग भी कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ये जो है अरस्तु के द्वारा दिया गया है। अब हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। क्या है? पहला है विपरीत, कंट्ररी। दूसरा उपविपरीत, सब कंट्ररी। तीसरा उपाश्रित, सब अल्टरनेशन। चौथा व्याघातक, कंट्राडिक्टरी। ये चार प्रकार के जो हैं आपको किसके अंतर मैंने बताया? विरोधाश्रित अनुमान। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये विपरीत क्या है, उपविपरीत क्या है, उपाश्रित क्या है, व्याघातक क्या है। पहले तो मैं बता दूं, विपरीत का मतलब ही है जब हम दो तर्क वाक्य की बात करते हैं, मतलब दो क्या, आधार वाक्य एक और आधार वाक्य दो। यहाँ पर इस दो की चर्चा करेंगे और उसी के आधार पे तो निष्कर्ष निकलता है, जैसा कि मैं पिछले कई क्लासों में बता चुकी हूँ। तो यदि आधार वाक्य एक ए है तो उसका जस्ट विपरीत विरोध क्या हो जाएगा? एक उदाहरण के द्वारा आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। यदि मैं कहती हूं सभी पुजारी हिंदू हैं, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये ए है। क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग निरपेक्ष न्याय में चार मानक को लेकर के, चार आकार को, मानक आकार को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, ए ई आई ओ। तो ये अगर ए है, सभी पुजारी, ए का मतलब सर्वव्यापी भावात्मक, सभी पुजारी हिंदू हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कोई। ये भी आपको पूर्णता का परिचय करा रहा है। कोई पुजारी हिंदू नहीं है। ये क्या हो गया? ये ई हो गया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि विपरीत में ये बताना है कि अगर सर्वव्यापी भावात्मक है, मतलब गुण में बिल्कुल अंतर आ जाता है, तब उसे विपरीत कहते हैं। अब हम एक एक करके देख लें। ये तो साधारण भाषा में मैंने आपको बता दिया कि ऑपोजिशन इन्फ्रेंस क्या है। अब पहला हम देखते हैं विपरीत क्या है। ये जैसा कि मैंने आपको चार्ट में पहले बताई, ये ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है। इसका विपरीत अभी जो हम पढ़ रहे हैं, विपरीत। विपरीत ए और ई का क्या संबंध है, तो इसे जब जान लें, जब दो सर्वव्यापी भावात्मक, ए भी सर्वव्यापी है और ई भी क्या है? सर्वव्यापी। फर्क क्या है? ये भावात्मक है, ऑपोजिट में बात करेंगे, ये नेगेटिव में बात करेंगे, सिर्फ यही फर्क आता है। तो जब हम दो सर्वव्यापी उदाहरण को लेते हैं, तर्क वाक्य को लेते हैं, उसमें एक अगर सर्वव्यापी भावात्मक है और दूसरा सर्वव्यापी निषेधात्मक है, तो वो दोनों का संबंध क्या कहलाएगा? विपरीत संबंध कहलाएगा। इसी तरह अब हम दूसरा देखें, ए ई हो गया उपविपरीत। मैंने यहाँ उपविपरीत लिखा था। उपविपरीत का क्या मतलब हुआ? ये विपरीत, उसका छोटा रूप आई और ओ। आई का क्या मतलब होता है? अंश व्यापी, और ओ का भी क्या होता है? अंश व्यापी। फर्क यहाँ क्या है? ये भावात्मक हो जाता है
और ये क्या हो जाता है, ओ क्या हो जाता है, निषेधात्मक। अब यदि हम बोलते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं, तुरंत आपको आपकी समझ में आ जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि कुछ व्यक्ति तेज हैं, अगर ये आई का उदाहरण है, कुछ व्यक्ति तेज हैं, तो ओ में क्या हो जाएगा, सिंपल, कुछ व्यक्ति तेज नहीं है। ये ए और ई का उप विपरीत हो गया, आई और ओ। हम देखें कि उपाश्रय क्या है, इसे भी एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है आराम से। चलिए अब हम एक इसका भी उदाहरण ले लें। उपाश्रय में मैंने क्या बताया, कौन सा संबंध, कहाँ है उपाश्रय, उपाश्रय ये वाला संबंध जो है ए और आई का, उपाश्रित या उपाश्रय, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये दोनों संबंध क्या है, उपाश्रित संबंध है। अब इसमें एक उदाहरण मैं लेती हूं ए और आई का। जब हम बोलते हैं सभी ए का, तो ये भी पता है कि सर्वव्यापी भावात्मक होगा, सभी मनुष्य आदर्शवादी है। ये मैं तार्किक वाक्य कर रही हूँ, सभी मनुष्य आदर्शवादी होते हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये चूंकि हम तर्कशास्त्र में पढ़ाई कर रहे हैं, तार्किक वाक्यों का उदाहरण दे रहे हैं। ये क्या हो गया, सभी मनुष्य आदर्शवादी है, ये ए हो गया। तो उपाश्रित इसका क्या हो जाएगा, कुछ मनुष्य आदर्शवादी है, ये आई। ये दोनों का क्या संबंध हो गया, अगर आधार वाक्य एक सर्वव्यापी भावात्मक है तो दूसरा क्या हो जाएगा, अंशव्यापी भावात्मक। उपाश्रित ये इस पे आश्रित, मतलब ये बड़ा रूप ये इसका छोटा रूप। ठीक, इसका एक उदाहरण लेते हैं ई और। अब ई का उदाहरण में हम देख लें, कोई लेखक पत्रकार नहीं है, ये ई का उदाहरण है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई लेखक मतलब किसी भी लेखक के बारे, सभी लेखक की यहाँ चर्चा हो रही है, कोई भी लेखक पत्रकार नहीं है। ये ई हो गया सर्वव्यापी निषेधात्मक, ये निषेधात्मक की पहचान है। अब इसका हम उपाश्रित ओ का एक छोटा, अगर तर्क वाक्य एक है, आधार वाक्य एक है, तो इसका आधार वाक्य दो क्या हो जाएगा, कुछ लेखक पत्रकार नहीं है ना, अंशव्यापी निषेधात्मक। तो इसे, इस संबंध को क्या बोलते हैं, उपाश्रित संबंध। अभी मैंने क्या देखा, विपरीत देखा, उप विपरीत देखा, उपाश्रित देखा। अब हमें व्याघातक देखना है। ए का व्याघातक क्या हो जाएगा, ओ, व्याघातक, और इधर भी व्याघातक। ए का व्याघातक ओ, ई का व्याघातक आई। अब इसमें किस तरह से एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है, इसे मैं आपको अभी बताती हूँ। अब हम व्याघातक की बात कर रहे हैं, तो व्याघातक क्या है, पहले ये समझ ले कि जब दो तर्क वाक्य न तो एक साथ सत्य हो और न एक साथ असत्य हो, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, व्याघातक कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ लीजिए, ए का ओ मैंने बताया, व्याघातक ए का ओ। अगर ए का उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, सभी उद्योगपति समाजवादी हैं या समाज सेवक हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर ये हो गया सर्वव्यापी भावात्मक, तो इसका व्याघातक क्या हो जाएगा, ओ। अब हम कह सकते हैं कुछ उद्योगपति समाजवादी नहीं
व्याघातक ओ हो गया। इसका मतलब है कि ए और ओ का उद्देश्य पद, देखिए यहाँ उद्देश्य पद और विधेय पद चूंकि मैं बार बार बता चुकी हूँ इसलिए मैं थोड़ा इसको आगे लेते हुए आगे बढ़ रही हूँ। ये हो गया सब्जेक्ट उद्देश्य और ये हो गया विधेय प्रेडिकेट। इसका जगह चेंज नहीं होगा, सिर्फ क्या चेंज होगा, इसके गुण चेंज होंगे और इसके परिमाण चेंज होंगे। ये सभी में था, ये अंश व्यापी हो गया, ये सर्वव्यापी था, उसका अंश व्यापी हो गया, ये भावात्मक था, ये निषेधात्मक। व्याघातक का अर्थ ही हो गया कि जब दो तर्क वाक्य ना तो एक साथ सत्य है ना ही एक साथ असत्य हैं, तो ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, व्याघातक कहते हैं। इसी तरह से अभी हम एक ले रहे हैं, एक तो मैंने लिया ए और ओ का, अभी एक ले रहे हैं ई और आई का। जैसे ई आई में हम कह सकते हैं, ये हो गया ई, कोई ईश्वरवादी, कोई ईश्वरवादी सुखवादी नहीं है। सुखवादी भी पढ़े हैं ना भाई हम लोग, वेंथम, सिज्विक, मिल, ये सब क्या थे, सुखवादी थे। वेस्टर्न उपयोगितावाद में आप लोग पढ़े होंगे। सुखवादी नहीं है, ये किसका उदाहरण हो गया, ई का। अगर इसका व्याघातक हम आई देखते हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ ईश्वरवादी सुखवादी है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ई का व्याघातक निकालेंगे तो आई होगा और ए का व्याघातक, देखिए इसका क्या है, परिमाण जो है सभी में है, ये परिमाण क्या है, अंश में है, ये निषेधात्मक है, लेकिन ये क्या है, भावात्मक है। ये जो हो गए किसके उदाहरण हो गए, व्याघातक के। इस तरह से मैंने क्या क्या देखा, चार चीजों पे चर्चा की, विपरीत, उपविपरीत, उपाश्रय, व्याघातक। ये चार चीजों को जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसे क्या कहते हैं। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम विरोधाश्रित अनुमान की चर्चा करेंगे, अगर इसका हम डायग्राम बनाएंगे, इसको समझाने का प्रयास करेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि विरोधाश्रित अनुमान क्या है, इसकी चित्र के साथ, आलेख के साथ इसे मतलब विस्तृत जानकारी दे, तो आप कैसे बताएंगे, एक चार्ट जरूर ये बना लीजिएगा और इस पे आप बता दीजिएगा ए ई का कहाँ स्थान है और किसको किसको क्या बोलते हैं। जैसे इसको विपरीत, इसको उपविपरीत, इसको उपाश्रित और इसको व्याघातक। इसमें बस एक चीज ध्यान देना है कि उद्देश्य और विधेय पद में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। ये जो चार मैं बनाऊंगी, विपरीत, उपविपरीत, उपाश्रय, व्याघातक, सभी में उद्देश्य और विधेय अपने जगह पर रहेंगे। सिर्फ अंतर क्या होगा, परिमाण और गुण में अंतर होगा और किसी भी चीज में कोई अंतर नहीं होगा। तो मैंने आपको जब भी ये पढ़ाया है कैटेगरिकल सेलोलिज्म, इसमें कितने चीज की चर्चा की, उसके अंतर्गत इसी को निरपेक्ष न्याय भी कहते हैं, उपाधिक न्याय भी कहते हैं। तो आपने क्या क्या पढ़ा, इस अनुमान पढ़ा। अनुमान में तीन चीजें, अंतरा अनुमान, मध्य आश्रित अनुमान और विरोधाश्रित अनुमान। इसके अंतर्गत, अंतरा के अंतर्गत हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आवर्तन, प्रतिवर्तन, प्रत्यावर्तन, विवर्तन। फिर उसके बाद मध्याश्रित के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, शुद्ध निरपेक्ष न्याय, मिश्रित निरपेक्ष न्याय। इसके अंतर्गत मैंने शुद्ध निरपेक्ष के अंतर्गत तीन चीजें पढ़ी, निरपेक्ष, हेत्वाश्रित, वैकल्पिक। और मिश्रित निरपेक्ष न्याय के अंतर्गत मिश्र, हेत्वाश्रित, मिश्र, वैकल्पिक और द्विधा। और तीसरा जो था विरोधाश्रित अनुमान में विपरीत, उपविपरीत, उपाश्रित और व्याघातक। इस तरह से मैंने आपको सेलोलिज्म का जितने भी वर्गीकरण किए थे सभी की चर्चा करती हूँ और मेरे ख्याल से आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, क्योंकि एक एक करके मैंने इसका विस्तृत व्याख्या की और इसका PDF के माध्यम से चार्ट बना करके आप तक पहुंचा चुकी हूँ। अब बारी आती है किसकी, इतना बड़ा टेस्ट का,
और उसकी तैयारी आप लोग कर ले। इसका अगला क्लास मेरा टेस्ट ही होगा और इसी पे आधारित प्रश्न भी होंगे और आपको इसका उत्तर भी देना है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।